हेलो गाइस, वेलकम टू क्वांटम क्लासेस। माई सेल्फ अली। और प्रीवियसली हमने वेक्टर की बहुत ही डिटेल्ड सॉल्यूशन देख रखी है ना। बहुत ही डिटेल्ड थ्योरी हमने पढ़ ली है, उसके साथ हमने न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे। लेकिन इतनी से हमारा काम नहीं बनेगा, हमें क्या है कि एक रेफरेंस बुक को सॉल्व कर लेना चाहिए, है ना। तो मैं HCV की डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ, है ना। ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइज की, है ना। हम वक्त ज़ाया ना करते हुए हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं ना। तो हेडिंग ये जो है वेक्टर की जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, वेक्टर है ना, ऑब्जेक्टिव 1 HCV। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव 1 HCV। इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए वेक्टर इज नॉट चेंज। एक वेक्टर चेंज नहीं होता है कब? ऑप्शंस दे रखे हैं और उससे आपको टैली करा के चेक करना है कि किन किन कंडीशंस में नहीं होते। तो आपको पहला बोला है कि इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्ररी एंगल। तो पहले आपको देखो, मैंने आपको वेक्टर में ये चीज बता रखी थी डियर कि एक वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है ना। तो अगर दोनों में से कोई एक भी अगर हमने चेंज कर लिया तो आपका क्या है, वेक्टर बदल जाएगा। जैसे आपका फोर्स इधर हमने लगाया 5 न्यूटन, लेकिन इसी फोर्स को मैं अगर इस डायरेक्शन में लगा दूं सेम मैग्नीट्यूड में, तो ये फोर्स इससे क्या है, अलग है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग है। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा जो है पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। फिर क्या है दूसरा ऑप्शन, इट इज मल्टीप्लाइड बाई एन आर्बिट्ररी स्केलर। मैंने आपको वेक्टर की पहली ही वीडियो में एक चीज समझाई थी कि एक वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे स्केलर से, है ना। तो एक वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है ना। जो लोग 12th वाले होंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे होंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में एक ये रिलेशन देखे होंगे, है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो चार्ज अगर पॉजिटिव लेते हैं तो आपका फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहता है, लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव रहता है तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अलग हो जाता है। तो ये m जो है वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है अगर अपनी नेचर की करस्पॉन्डिंग, और अपनी इस मैग्नीट्यूड की करस्पॉन्डिंग मेन वेक्टर का जो है वो a का मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है ना। अगर ये ग्रेटर देन रहा 2 रहा तो a का मैग्नीट्यूड जो है वो 2b के बराबर हो जाएगा, है ना। जैसे इस तरह से मैं बात कर रहा हूं, अगर a इज इक्वल टू 2b ले लिया मैंने इस काइंड ऑफ, तो देखो b अगर हमने ये बनाया, दिस इज b वेक्टर, तो a जो होगा वो आपका इसका जस्ट डबल होगा, है ना। मैग्नीट्यूड इसका b का 2 टाइम्स होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2b कैंसिल। c आता है। c क्या कह रहा है सर, इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट वेक्टर। जैसे मान लो ये मैंने वेक्टर लिया a, है ना, और यहीं पे कोई मैंने यूनिट वेक्टर ले लिया b, यूनिट वेक्टर b। अब इसके साथ अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने ये सीख रखा है कि किसी भी वेक्टर के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो मुझे तीसरा वेक्टर मिलता है वो जिस प्लेन में ये और ये लाई करते हैं उसके परपेंडिकुलर होगा, या तो आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड, लेकिन होगा इसके परपेंडिकुलर। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपको नया वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन जो है इससे डिफरेंट होगा, ए के परपेंडिकुलर होगा। तो ए के जब परपेंडिकुलर हो गया तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसलिए ऑप्शन सी भी डिस्कार्डेड है, ऑप्शन सी नहीं ले सकते। डी क्या बच रहा है सर, इट इज स्लिड पैरेलल टू इटसेल्फ। मतलब मान लीजिए, यहां देखते हैं इसको कि ये आपका कोई वेक्टर है ए, है ना। एक वेक्टर को जो कंप्लीटली डिफाइन किया जाता है ना, एक वेक्टर को जो कंप्लीट डिफाइन किया जाता है उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से किया जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि इस वेक्टर को मैं यहां स्लाइड कर दिया, है ना, लेंथ सेम रखा, लेंथ सेम रखा और डायरेक्शन भी सेम रखा। तो वेक्टर किस पे, वेक्टर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन।
तो ना मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया और ना ही मैंने डायरेक्शन, तो क्या आपका वेक्टर चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव 1 का पहला क्वेश्चन जो है वो हमने देखा। ठीक है सर, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द सेट गिवन बिलो मे रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स एडिंग टू 0। मतलब आपके पास 3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सेट है ना, और उसमें आपसे ये पूछ रहा है कि किसी 2 को जोड़ें और फिर उसको तीसरे के साथ जब हम मल्टीप्लाई मतलब किसी 2 का समेशन तीसरे को क्या कर दे? कैंसिल कर दे। मतलब नेट रिजल्टेंट तीनों का क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वो ये पूछ रहा है। तो उसमें ऑप्शन दे रखा है 2 4 8। 2 4 8। देखो डियर, एक चीज तो मैंने आपको थ्योरी में ही बहुत अच्छे से समझाई थी, है ना, कि कभी भी 2 अनइक्वल वेक्टर का समेशन 0 नहीं होता, है ना। तो 3 में यह पॉसिबिलिटी है कि 3 अनइक्वल वेक्टर का सम जो है वो 0 हो सकता है। मैंने उसमें आपको ये समझाया था कि 2 वेक्टर का हम सम करें तो तीसरा ये रिजल्टेंट आया ना इन दोनों का, और आपका सी वेक्टर इस तरीके से होना चाहिए कि वो जस्ट इसका क्या हो? रिजल्टेंट का उल्टा, तब जाकर के ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो इसका मतलब a प्लस बी का मैक्सिमम समेशन क्या होता है? वेक्टर a प्लस बी का मैक्सिमम समेशन क्या होगा? वो आपका a प्लस बी होता है ना, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, सॉरी मैक्सिमम समेशन नहीं, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड a प्लस बी होता है। तो इसमें देखो 2 4 8, यानी कि अगर हम 2 और 4 को ऐड कर दें तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मुझे कितना मिल सकता है? 6। लेकिन 6 का अगर हम उल्टा करें काइंड ऑफ ऐसा, तो ये 8 को कभी कैंसिल नहीं कर पाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है? 8 और 2 को जोड़ो तब भी ये नहीं होगा, तो किसी 2 स्मॉलर का बड़े वाले के बराबर आना चाहिए। लॉजिक से ये कहता है। तो ए पार्ट कैंसिल, बी पार्ट पे आ जाओ। 4 8 16। 4 8 16। देखो डियर, 16 और 18 को 16 और 8 को जोड़ोगे तो वो तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो 8 और 4 को भी अगर हम जोड़ें तो ये 12 आएगा, और 12 और 16 दो अनइक्वल वेक्टर जो है वो कभी कैंसिल नहीं करेंगे। मतलब ए और बी का समेशन जो है आर को दिया तो आर की वैल्यू सी के इक्वल होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ऑप्शन ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद जो है सी ऑप्शन देखो, 1 2 1 है, तो इन दोनों का समेशन जो है 2 आ रहा है ना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज की 2 है। तो 2 अगर इधर है और ये 2 जो है इस साइड अगर हो जाए तो इन दोनों का समेशन जो है वो 0 हो सकता है। एंगल्स के बारे में मेंशन नहीं किया, बट हम एक पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 0.1 0.5 1 2 ये पॉसिबल नहीं है। डी जो है 0.5 1 और 2, तो इसमें जो है 2 का समेशन 1.5 आएगा, और इन दोनों का समेशन जो है 2 के अपोजिट भी अगर हम करें तो ये नहीं हो पाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी होगा। ठीक है सर, तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है सर? कि द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ बी, और उसके बाद फिर ऑप्शन दिया हुआ है और उसकी वैलिडेशन पूछ रहा है ना। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला मेथड फर्स्ट, आप 2 वेक्टर जो है राइट एंगल पे मान लो, ए और बी, है ना, और इसकी हेल्प से जब तुम पैरेललोग्राम बनाओगे ऐसे, तो ये आपका रिजल्टेंट होगा। तो ए से एंगल दिया हुआ है अल्फा और यहां से बी से एंगल दिया हुआ है बीटा। तो tan ऑफ अल्फा की जो वैल्यू होगी कितनी होगी डियर? tan ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या होगी? b बाई
ए एंड tan ऑफ बीटा की जो वैल्यू होगी वो a/b। ठीक है, तो इसमें पहले ऑप्शन में कह रहा है, मुझे कुछ नहीं पता ए और बी के मैग्नीट्यूड के बारे में, पहले ऑप्शन में कह रहा है, पहले ऑप्शन के कोरिस्पॉन्डिंग कि अल्फा इज लेस देन बीटा, बट इसमें कोई भी मैग्नीट्यूड मेंशन ही नहीं किया है, तो हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा, वी कांट डिसाइड, है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा होगा ही नहीं। ऑप्शन बी, अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज लेस देन बीटा, ए इज लेस देन बी। तो ए अगर लेस देन होगा बी से, ऑप्शन बी में हम देख रहे हैं, ऑप्शन बी में कि ए इज लेस देन बी। इसी केस पे, इसी तर्ज पे जब हम इसको देखेंगे तो ए जो है छोटा है किससे, बी से, तो ये रेशियो जो है वो 1 से छोटा होगा, ये रेशियो जो है 1 से छोटा होगा, तो आपका बीटा की जो वैल्यू है वो लेसर होगी। देखो यहां पे b/a जो है, b/a छोटा है, b बड़ा है, तो आपका यहां पर जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 है ना। तो इसका मतलब a लेस देन b में आपका अल्फा ग्रेटर देन बीटा होना चाहिए, a लेस देन b में अल्फा ग्रेटर देन बीटा होना चाहिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि अल्फा लेस देन बीटा इफ a लेस देन b, नहीं, अगर a लेस देन b होगा तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा होगा। समझ में आई बात। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। फिर जो है हम तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, यहीं से चेक कर लेते हैं। अब की बार क्या कह रहा है, फिर से देखो कि अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा लेस देन बीटा, देखो यहां से देखो, नहीं फ्रेश बना लो, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या है, b/a है ना। लेकिन अब की बार क्या कह रहा है कि a ग्रेटर देन b है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेस देन 1 होगा, है ना। और tan ऑफ बीटा जो है वो क्या होगा, a/b, और कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन b है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अल्फा लेस देन बीटा होगा, कब, जब a ग्रेटर देन b होगा तब, और यही आपका ऑप्शन सी है। तो इस हिसाब से आपका सी जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अल्फा लेस देन बीटा इफ a इज इक्वल टू b, देयर इज नो चांस, अगर a और b बराबर हो गए, रेशियो से चेक करो तो दोनों रेशियो बराबर हो गए, तो a इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा, तो देयर इज नो चांस फॉर डी। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 डील होता है। ये तो मेथड 1 था। देखिए इसी क्वेश्चन को जो है हम दूसरे तरीके से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप कंपोनेंट मेथड अगर लगाएंगे तो ये a का जो मैग्नीट्यूड है वो r cos अल्फा के बराबर होगा, है ना। a इज इक्वल टू r cos ऑफ अल्फा और b इज इक्वल टू r cos ऑफ बीटा। ठीक है डियर, देखो एक चीज हम जानते हैं कि जब थीटा जो है 0 डिग्री से बढ़ करके 90 डिग्री की तरफ पहुंचता है ना, तो cos थीटा की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती है। जब थीटा इंक्रीज 0 से 90, मतलब कि थीटा जो है वो 0 से बढ़ाते जाइए, आपकी cos थीटा की वैल्यू घटती चली जाएगी। तो अगर आपका अल्फा लेस देन बीटा है ना, आपका अल्फा लेस देन बीटा है, तो cos ऑफ अल्फा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन cos ऑफ बीटा होगी, है ना सर। क्यों? क्योंकि सर आपकी 0 की वैल्यू जो है वो 0 से जब हम पढ़ रहे हैं तो cos ऑफ थीटा जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो इसीलिए cos ऑफ अल्फा की वैल्यू जो है वो cos ऑफ बीटा से बड़ी होगी। तो जब अल्फा लेस देन बीटा है तो cos ऑफ अल्फा, यहां पे जो अल्फा पुट करोगे बेटा, तो ये a की वैल्यू जो है वो आपकी ग्रेटर देन होगी b से, है ना। लेकिन इसमें जो है उल्टा है, ये चीज नहीं हो रही है, तो आपका ऑप्शन बी जो है इस हिसाब से नहीं होगा। फिर जो है यहीं पे तुम चेक कर लो,
ऑप्शन सी देखो क्या कह रहा है इसमें कि सर अल्फा लेस देन बीटा हो, अल्फा लेस देन बीटा हो, है ना, तो ए ग्रेटर देन बी होगा, तो ये ऐसे ही ये आपका सी होगा। लेकिन आपके बी पॉइंट के हिसाब से ए लेस देन बी होना चाहिए अल्फा लेस देन बीटा पे, जो नहीं है। ये ऑप्शन सी को ये यहीं पे इसको करने की जरूरत भी नहीं है, यहीं पे आपको ऑप्शन सी जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। आप इस तरीके से चाहें तो बना लें, ये तरीका चाहें तो बना लें, मर्जी आपकी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ऑब्जेक्टिव 1 का कि द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। तो कंपोनेंट जो है डियर वो बेसिकली मैंने आपको सिखाया था कि ये मान लो मेरा कोई आर्बिट्रली चूजन डायरेक्शन है और ये मेरा वेक्टर है ए, है ना, और ये डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से ये मेरा एंगल बना रहा है थीटा। तो मेरा ए वेक्टर का जो कंपोनेंट है अलोंग दिस डायरेक्शन, मैंने आपको क्या सिखाया था कि सबसे पहले वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फिर जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना रहता है उस डायरेक्शन से वेक्टर ए की एंगल मेजर करते हैं, फिर कॉस लगाते हैं। तो ये है आपका कंपोनेंट का डेफिनेशन कि कंपोनेंट ऐसे निकालते हैं, ठीक। अब ये कह रहा है कि कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। नहीं सर, अगर मान लेते हैं इसको x मान लो या कोई डायरेक्शन मान लो, तो ये ax जो है वो a के बराबर हो सकता है कब, जब वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो। तो ये अगर कहता आंसर में कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर मे बी लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, तब चल जाता, लेकिन इसने ऑलवेज का टर्म इस्तेमाल किया तो वो थीटा इज इक्वल टू 0 को भी इंक्लूड कर रहा है, तो इसलिए यहां पर आपका थीटा इज इक्वल टू 0 पे a के बराबर होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका गलत है। बी क्या कह रहा है सर कि ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, नेवर, इम्पॉसिबल। जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी होगी, ए के बराबर होती है जब थीटा 0 होता है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। सी क्या कह रहा है, ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड। भाई ऑलवेज इक्वल तो होगा ही नहीं, वो सिर्फ इस वैल्यू पे जो है वो ए के बराबर था, लेकिन जैसे ही थीटा 0 से बड़ा होता है वैसे ही आपकी वैल्यू क्या होती है, ax की वैल्यू a से छोटी हो जाती है। तो ऑलवेज यहां पर भी जो है ये भी कैंसिल, है ना। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ठीक। तो ये डी जो है वही होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन गलत हैं तो ऑप्शन डी ही बच रहा है, ठीक है सर। चलिए अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सर a vector A points vertically upward and B points towards north. The vector product A cross B is along west, along east, option C 0, vertically downward. देखो अपने प्लेन पेपर पे जहां पे तुम राइट डाउन कर रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, है ना, सॉरी, तो उस जगह पर ये वाला डायरेक्शन ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, यानी कि ऐसा इस तरीके से, है ना। ये आपका नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ, आपकी तरफ साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, और ये जो है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है, जो मैं प्लेन पेपर पे जो है मैं प्लेन पेपर पे आपको ऐसा दिखा रहा हूं, है ना, ये काइंड ऑफ ये ऐसा है, लेकिन हमारी बोर्ड है तो हम इसको ऐसे, हमारा बोर्ड जो है वो ऐसा है, लेकिन आपके लिए पेपर पे ये चीज ऐसी होगी, ठीक है सर। चलिए तो अब क्या कह रहा है सर कि ए वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड। एक वेक्टर ए है, इसको ऐसे समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेक्टर ए जो है वो आपका क्या है, अपवर्ड है, ऐसा है ना। वेक्टर ए जो है अपवर्ड बाहर की तरफ है, एंड पॉइंट बी टुवर्ड्स नॉर्थ। बी जो है वो आपका नॉर्थ की तरफ है, दिस वन। अब उसके बाद जो पूछ रहा है आपसे कि ए क्रॉस बी निकालिए,
this one is the actual situation, this is the north and this one is the vertically upward direction, है ना। तो आप A क्रॉस B, दिस वन रेड इज द A, तो A क्रॉस B परपेंडिकुलर स्क्रू ऐसे रखेंगे और इसको जब हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो ऐसे जब हम रोटेट करेंगे डियर, तो स्क्रू को हम क्या कर रहे हैं, कस रहे हैं ना, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये अंदर की तरफ जाएगा इस साइड, है ना। और ये साइड कौन है, ये वाली साइड कौन है, ये वेस्ट है ना। इसको हम राइट हैंड थंब रूल से भी देखें तो हम अपने राइट हैंड को यहां पे ऐसे प्लेस कर रहे हैं ऐसे, और राइट हैंड की उंगलियों को जब कर्ल करेंगे ऐसे, तो मेरा अंगूठा जो है वो सामने की तरफ स्ट्रेच हो रहा है, तो हमारा टुवर्ड्स वेस्ट होगा। दिस वन इज द आंसर, ठीक, तो वेस्ट की तरफ होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये मैथमेटिक्स का है, इसमें वैल्यू दे रखी है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज स्टेटेड एज इट्स एरिया शुड बी रिटन एज, तो ये कंप्लीट मैथमेटिक्स है यार, 10th क्लास के मैथमेटिक्स है, इट इज नॉट अ वेक्टर, तो ऑब्जेक्टिव 1 जो है वो आपका कंप्लीट होता है, ठीक है गाइस, थैंक यू।